हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मैं विशाल एक बार फिर एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही थी अपनी, ठीक है। तो आज अपन उसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे अपना जैसे अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अपने ऋण प्रतिभूतियाँ, ठीक है, डेब्ट सिक्योरिटीज़ पढ़ा था। तो आज उसके आगे अपन बात करेंगे, जिसमें अपना जो चैप्टर है उसका नाम क्या आता है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, ठीक है। इसमें अपन जैसे कृषि और के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिटेल सारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज भी देश की लगभग 54.6% जो कार्यशील जनसंख्या है वो कृषि पर रोजगार हेतु निर्भर करती है, ठीक है। कार्यशील जनसंख्या से अपन क्या समझते हैं। कार्यशील जनसंख्या वो होती है अगर किसी भी देश में अगर 100 लोग हैं, ठीक है, तो जितने लोग वहाँ यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, 100 हो गई, ठीक है। लेकिन कार्यशील जनसंख्या वो होगी कि जितने लोग यहाँ पे सपोज 60 लोग काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ की कार्यशील जनसंख्या है, ठीक है। तो ये वो बात है। तो इसी अकॉर्डिंग अगर अपन भारत की बात करें तो भारत की जो 54% कार्यशील जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद अगर अपन आगे देखते हैं तो कृषि के कुछ उप क्षेत्र भी बताए गए हैं, जिसको अगर अपन और ढंग से समझें तो देखते हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन के आधार पर देखेंगे। पहला क्या है, फसल, ठीक है। दूसरा पशुपालन, तीसरा वानिकी और चौथा मत्स्य पालन। सबसे जो कृषि के उप क्षेत्र है, ठीक है, जो उसके बाई प्रोडक्ट्स, अपन बाई प्रोडक्ट्स नहीं तो अपन ये कह सकते हैं जो कृषि के अंदर और काम अपन देख सकते हैं, ठीक है। सो उनमें से कौन कौन से हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा हो गया फसल, उसके बाद पशुपालन, फिर वानिकी और फिर मत्स्य पालन, ठीक है। अगर अपन जीवीए की बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडिड, तो इसका अपन अगर देखते हैं तो 1991 में 35% जो 2022-23 में 15% हो गया। सो अगर अपन एक बड़े लेवल पे देखें, ठीक है, बड़े लेवल पे अगर अपन देखते हैं तो अपन ये पाते हैं कि जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में वो डिक्लाइन हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो 1991 में 35% था वो वर्तमान में कितना रह गया, 15%। सो ओवरऑल एग्रीकल्चर नीचे जा रहा है, ठीक है। उसके एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में हमारा हिस्सा है, हिस्सेदारी है, वो कम हो रही है, ठीक है। क्यों, इसका सबसे एक बड़ा रीज़न है सर्विस सेक्टर एक अच्छा खासा जीडीपी में योगदान देता है, ठीक है। पशुपालन तथा मत्स्य पालन का योगदान 2014-15 से निरंतर बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये भी अपन देख सकते हैं। इसके अलावा अपन आगे आता है कृषि गणना, ठीक है। कृषि सहकारिता एवं कृषि कल्याण विभाग द्वारा 5 वर्ष से कृषि गणना की जाती है। सो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जो कृषि गणना है वो किसके द्वारा की जाती है, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा, ठीक है। ये याद रखना, और हर 5 साल में ये की जाती है, ठीक है। समझ आया। प्रथम कृषि गणना कब हुई थी, 1971 में, ठीक है। और 2015-16 में 10वीं कृषि गणना हुई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अपन फिर और अगर आगे देखते हैं अपनी इसमें इंफॉर्मेशन और निकालते हैं तो इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। जैसे जोत और के आकार दिए गए हैं, उनके बारे में भी अपन बात अभी करते हैं, ठीक है। तो 2010-11 में और 2015-16 में एक कंपैरिजन देख रहे हैं अपन, ठीक है। जो जोत का क्षेत्रफल है 2010 और 11 में 160 मिलियन हेक्टेयर होता था पहले, ठीक है। जो 2015-16 में 157 मिलियन हेक्टेयर रह गया, ठीक है। जोत की संख्या 138 मिलियन थी जो 146 मिलियन हो गई, ठीक है। औसत जोत का क्षेत्रफल जो पहले 1.15 हेक्टेयर था वो 1.08 हेक्टेयर रह गया। सो यहाँ पे काफ़ी विविधता अपन देख पा रहे हैं। अब जोत का जो क्षेत्रफल है वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका सीधा साधा आंसर अपन देख सकते हैं, शहरीकरण, ठीक है। शहरीकरण हो रहा है तो ये जो जोत का क्षेत्रफल है ये कम हो रहा है, ठीक है। जोत की संख्या
जोत की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्यों? देखिए, परिवार बड़े बड़े परिवार है, ठीक है। अब किसी के एक इंसान के पास सपोज 10 जोते हैं, ठीक है। अब उसके 10 बेटे हैं, ठीक है। तो सबके पास एक एक जोत आ गई, ठीक है। अब इन 10 बेटों के अगर एक बेटे के भी 2 बेटे हैं, तो फिर वो एक जोत की वैल्यू आधी आधी हो जाएगी, है ना। एक जोत को 2 भागों में बांटेंगे। तो ऐसे कर करके ये जो जोत की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन औसत जो जोत का क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। अगर एक आदमी के एवरेज 3 बच्चे भी ले, ठीक है, और उनके भी आगे 2 बच्चे ले, तो ऐसे कर करके ये जो जोत का आकार है ये निरंतर कम होते जा रहा है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके अलावा अपन इसमें और आगे चलेंगे। राजस्थान में औसत जोत का क्षेत्रफल राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। सो ये एक जो एवरेज जो जोत का क्षेत्रफल है वो नेशनल लेवल से अपने ज़्यादा रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं टाइप, ठीक है। जो जोत होती है, जो जोत है उसके टाइप्स देखते हैं, ठीक है। किन किन टाइप्स की जोत होती है। सबसे पहले इसमें आता है सीमांत, जो 1 हेक्टेयर से कम होती है, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी है? 68% और क्षेत्रफल कितना है? 24%। लघु, जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में रहती है, वो भी वर्तमान में 17% है और उनका क्षेत्रफल कितना है? 23%। अर्ध मध्यम, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच वाली, ठीक है। इसके बाद मध्यम आता है 4 से 10 हेक्टेयर के बीच वाली, और वृहत मतलब 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। तो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाली कितनी है? सिर्फ 0.60%, ठीक है। और 9% क्षेत्रफल ये लेके बैठे हैं। समझ आया? सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ऊंच नीच यहाँ पे देखी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि ऐसी जोत जो 1 हेक्टेयर से भी कम है वो डायरेक्ट 68% है, ठीक है। अगर अपन ऐसे देखें 70% वैल्यू तो सिर्फ सीमांत की है, और अगर इसमें लघु भी जोड़ दिया जाए तो 85% सिर्फ ये 2 ही है जो 47% हिस्सा लेके बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन आगे बात करें अर्ध मध्यम, मध्यम और वृहत, ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं अपन, ठीक है। तो एक अप्रोक्स एक आइडिया लेते हैं, 15% होता है, ठीक है। सो बाकी का ये 53%, ये 15% लोग लेके बैठे हैं। समझ आया? यहाँ पे 85% लोग सिर्फ 47% में अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि यहाँ 15% लोगों के पास आधी से ज़्यादा जोते हैं, ठीक है। भू वितरण में अत्यधिक असमानता। सो यहाँ से अपन क्या देख सकते हैं? भू वितरण है उसमें अत्यधिक असमानता है, ठीक है। इसके बाद जोत की संख्या अधिकतम कहाँ है? यूपी में, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। जोत का क्षेत्रफल अधिकतम कहाँ है? राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी। संख्या और क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, क्या डिफरेंस है। इसके बाद भारतीय कृषि में उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ, ठीक है। भारत के कुल कृषि उत्पादन में खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न का योगदान क्रमशः 63% और 37% है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं? जो खाद्यान्न फसलें हैं वो 63% रहती है, और जो गैर खाद्यान्न है वो 37%, ठीक है। 1950 से 1951 के बीच भारत का कुल उत्पादन 508 लाख टन था, जो कि 2011 में 5 गुना बढ़कर 2526 लाख टन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या है? यहाँ पे अपन को ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद की अवधि को हरित क्रांति का काल कहा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति भी आपने पढ़ी होगी, नहीं तो अपन आगे इसके बारे में और डिटेल्स चर्चा करेंगे। हरित क्रांति में क्या था? बेसिकली ये जो ग्रीनरी है, ठीक है, ये जो फसलें और है उन पे ही ज़्यादा फोकस इनका रहा था, ठीक है। अब इस अवधि में सर्वाधिक वृद्धि दर गेहूं में दर्ज की गई।
सो गेहूं में यहाँ पे इस वक्त क्या था, बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता था, ठीक है। और इसी के चलते पंजाब और हरियाणा में अच्छी खासी ग्रोथ अपन को देखने को मिलती है। और आज भी वहाँ पे गेहूं का एक बहुत बहुत अच्छी उत्पादकता देखते हैं। और अच्छी क्या, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले ही पंजाब ही आता है, ठीक है, गेहूं की उत्पादकता में। चावल में सर्वाधिक वृद्धि 1980 के दशक में दर्ज की गई थी। ज्वार और बाजरा का उत्पादन अधिकतम समय स्थिर बना रहा। मक्का का उत्पादन भी काफ़ी समय तक स्थिर बना रहा, लेकिन संकर बीजों के उपयोग ने 2000 के दशक में उत्पादन बढ़ा दिया, ठीक है। सो जो संकर बीज का इन्होंने यूज़ किया था उसके कारण क्या हुआ था, 2000 जो सन 2000 था उसमें यहाँ पे उत्पादन बढ़ा था। कपास उत्पादन भी 2002 से बीटी कॉटन के कारण बढ़ा है, ठीक है। बीटी कॉटन क्या है, ये कपास का ही एक, अपन ये कह सकते हैं कोई साइंटिफिक रूप है, ठीक है। हाँ, ये कपास का ये रहेगा। इसके अलावा दलहन उत्पादन मांग की तुलना में संतोषप्रद रूप से नहीं बढ़ा, ठीक है। सो जो दलहन उत्पादन थी वो मांग के कंपैरिजन में उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी, ठीक है। तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन अत्यधिक मांग के कारण आज भी खाद्य तेल का आयात करना पड़ता है, ठीक है। गन्ना उत्पादन 1950 से 2002 तक बढ़ा और 2002 से 2005 में कमी दर्ज की गई और 2005 के बाद पुनः इसमें वृद्धि देखी गई, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। उत्पादकता में तीव्र वृद्धि वाली फसलें, तो इनकी उत्पादकता में तीव्र वृद्धि हुई। जैसे गेहूं 1950-51 में सिर्फ 668 था, जबकि 2011-12 में अप्रोक्स 3000 के पास पहुंच गया, ठीक है। चावल जो 655 था वो 2200 के आसपास पहुंच गया। मक्का जो 550 था वो 2500 के आसपास पहुंच गया। सो यहाँ पे एक एक्सट्रीम वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। जबकि स्थिर वृद्धि वाली फसलें कौन सी हैं, बाजरा, ज्वार और दाल, ठीक है। बाजरा 288 था जो 1100 के आसपास पहुंचा। जो ज्वार है वो 384 के आसपास था जो 980 के आसपास पहुंचा। और ये जो दाल थी वो 450 के आसपास थी जो 700 के आसपास पहुंच गई, ठीक है। सो इनमें भी वृद्धि थी, लेकिन एक बैलेंस था, ऐसे नहीं क्योंकि एक्सट्रीम वृद्धि हो रही है, ठीक है। सो कुल उत्पादकता अपन ये मान सकते हैं कि 1950 के आसपास 550 के आसपास थी, ठीक है। जबकि 2011 में वही 1920 के आसपास पहुंच गई, लगभग 3.5 गुना की वृद्धि, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद भारत में उत्पादकता कम होने के कारण, अब हम बात करेंगे भारत में उत्पादकता कम क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है। क्योंकि अपन ने अभी पीछे देखा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, जो उत्पादकता की प्रवृत्ति क्या रही, कहीं बहुत ज़्यादा उत्पादन, कहीं बहुत कम उत्पादन, ठीक है। सो अपन उसके ही रीज़न के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है। सामान्य कारकों में अपन देखते हैं सामाजिक वातावरण, रूढ़िवादी, अंधविश्वास, भाग्यवादी, अशिक्षित कृषि। देखिए जो अपने गांव और साइड है ना, लोग आज भी अंधविश्वास या ऐसे मानते हैं कि भाई ठीक है, अगर भगवान की इच्छा हुई तो वो हमको अच्छी फसल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। वो ये मानते हैं। और कृषि के लिए ऐसा है कि वो एकदम अंधविश्वास लेके चलते हैं कि अगर फसल हुई है तो भगवान की कृपा थी, नहीं हुई तो भगवान की कृपा नहीं थी, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि उनको बेसिक एजुकेशन नहीं मिली हुई, फसलों को कैसे पौष्टिक बनाना है, ठीक है, उनकी उत्पादकता कैसे वृद्धि करनी है, कौन से उर्वरक यूज़ में लेने, ठीक है, वो ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखते, ठीक है। वो क्या जो भी उनकी पुरानी पद्धति है वो यूज़ करते आते हैं और ऐसे वहाँ पे रैंडम लोगों से अपनी विचार विमर्श करते हैं, जो बहुत बार उनको गलत एजुकेट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा कारण देखते हैं भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। देखिए 1950
के कंपैरिजन में आज जो जनसंख्या है वो 10x हो चुकी है, ठीक है। सिर्फ भारत की बात करें तो 125 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। सो इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो पहले जोत के आकार थे वो बड़े होते थे। तो यहाँ पे क्या था, बड़े आकार में अगर अपन चाहें तो एक से ज़्यादा मल्टीपल टाइप की फसल बो सकते थे, ठीक है, और अच्छे खासे लेवल पे बो सकते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जोतों के आकार कम हो रहे हैं, समझ आया। अब जोतों के आकार कम हो रहे हैं ना, तो ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ वो फसलें नहीं बो पाते और कोई एक की फसल को बोना पड़ता है, और वो भी एक लिमिटेड एरिया में, ठीक है। इसके बाद भूमि की उर्वरकता में निरंतर कमी। देखिए, कंटिन्यूसली जो भूमि पे दबाव पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे उर्वरक यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, खाद बढ़ाने के लिए, या अलग अलग तरीके की खाद यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं भूमि के पौष्टिक तत्वों में कमी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। मिट्टी को या भूमि को भी वापस वक्त चाहिए होता है वापस रीजनरेट होने का, या वहाँ पे वापस अच्छे इंटीग्रेंट्स मिक्स होने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक तरह की अगर अपन खेती करते हैं, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक फसल लेके अगर अपन कंटिन्यूसली उसकी खेती करते हैं, तो ज़मीन में जो मिट्टी है, ठीक है, वहाँ से उस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की कमी होने लगती है। जबकि करना ऐसे चाहिए कि हमको फसलें अलग अलग चेंज कर करके बोनी चाहिए, जिसमें क्या रहता है, भूमि को एक भूमि पे एक तरह का एक दबाव नहीं पड़ता, और वो वापस निरंतर धीरे धीरे चेंज होती रहती है, ठीक है। और उर्वरकता में कहीं से भी कमी नहीं आती, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके भूमि पे दबाव कभी नहीं पड़ता। इसके बाद संस्थागत कारण कौन से हैं? भारतीय कृषि के अल्प विकास तथा उत्पादकता के निम्न स्तर के कारण भू स्वामित्व की जमींदारी प्रणाली है, ठीक है। देखिए, जमींदारी प्रणाली में क्या था कि जो भी अपने बड़े बड़े जमींदार है, ठीक है, ये आगे दे देते थे ज़मीनें काम करने के लिए, ठीक है, और उनको एक अच्छा जो वो डिज़र्व करते थे वो वैल्यू रेट नहीं मिलती। तो ऐसे कर करके जो भी कारीगर थे वो हतोत्साहित वो काफ़ी डिप्रेस फील करने लगे, ठीक है, अवसाद की स्थिति में आने लगे, और उन्होंने जो ये काम है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद भारतीय कृषकों के पास वित्त का अभाव। आपको पता ही है, कृषि एक महंगा व्यवसाय है, ठीक है। कृषि में आपको बहुत पैसे चाहिए होते हैं, आपको मशीनें चाहिए होती है, आपको ट्यूबवेल चाहिए होती है, ठीक है, आपको खाद उर्वरक सब चाहिए होते हैं, ठीक है। सो कृषि में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और अपन देख सकते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 50% लोगों के पास मात्र 48% जोत है। तो अब इन लोगों के पास इतनी जोत भी नहीं है, ठीक है, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है दूसरा, तो वो कहाँ से पैसे लाएंगे, ठीक है। सो उनके पास एक लिमिटेड फाइनेंस होता है, और वो उसी में अपना काम करने का ट्राई करते हैं। इसके बाद दोषपूर्ण और अल्प विकसित विपणन प्रणाली। देखिए, विपणन प्रणाली में क्या रहता है, प्रोसेस्ड फूड अपन जिसको कहते हैं, ठीक है। अब अपने यहाँ पे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आती है, लेकिन उनको आगे एक सही लेवल पे काम क्रियान्वयन नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आज किसी के पास 100 टन टमाटर एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, सो बाहर की कंट्रीज़ में ये टमाटर यूज़ करके इनको विकसित करके कैचअप बना देंगे अच्छी खासी, ठीक है, और वो वहाँ पे यूज़ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे ये चीज़ होती है, लेकिन उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं हो पा रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने नाम सुना होगा लाल फीताशाही, और ये सब बहुत चीज़ें रहती थी पहले, वर्तमान में ये कम हो रही है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण जो फूड है हमारा वेस्ट होता था, ठीक है। 86% लघु तथा सीमांत जोत है, ठीक है, सो 2 हेक्टेयर से कम। सो आप देख सकते हो कि लगभग 86% लोगों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जोतें हैं, ठीक है। इसके बाद तकनीकी कारण, परंपरागत कृषि तकनीक, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको
जो नई टेक्निक है उसके बारे में एक अच्छा सा एजुकेशन नहीं दिया गया, ठीक है, उनको नई टेक्निक्स का नहीं पता। सो जब तक वो नई टेक्निक्स नहीं सीखेंगे वो अपने फूड और में चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए ये ज़रूरी है उनको एजुकेट किया जाए, उनको चीज़ें समझाई जाए, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम मशीनीकरण, उच्च उपज बीजों का अभाव। मशीनीकरण अपन अभी भी देखते हैं कि बैलों का यूज़ लिया जाता है खाद बोने में, ठीक है। इसके बाद कोई फंड की कमी है, ठीक है, फाइनेंस की कमी है, जिसके कारण अच्छी मशीनें नहीं ला पाते हमारे कृषि। इसके अलावा जो बीज है, अच्छी क्वालिटी के बीज है, वो भी नहीं यूज़ कर रहे। सो उसके कारण क्या होगा, फसल की उत्पादकता है वो कम होगी, अच्छी फसल उत्पादन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सबसे जो लास्ट बात है वो है सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था। सिंचाई में आपको पता है एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, लेकिन पानी के अभाव के कारण ये काम नहीं हो पाता, ठीक है। भारत में कृषि उत्पादकता का निम्न स्तर, अन्य देशों तथा वैश्विक स्तर की तुलना में भारत की उत्पादकता स्तर निम्न है। गेहूं की उत्पादकता चीन की तुलना में 60% है, चावल की उत्पादकता चीन की तुलना में 50% है, और मक्का की उत्पादकता चीन की तुलना में 40% है। सो चीन के कंपैरिजन में अपने कितने कम उत्पादन कर रहे हैं ये अपन देख सकते हैं, ठीक है। गेहूं के उत्पादन में भारत फर्स्ट है, लेकिन उत्पादकता में 38% है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, उत्पादन हो गया लाइक अपन कितना टोटल उत्पाद कर रहे हैं, ठीक है, जबकि उत्पादकता ये हो गया कि अगर अपनी कैपेसिटी 100 की है तो अपन रियल में कर कितना रहे, ठीक है। जैसे अगर अपनी कैपेसिटी 100 की है और कर अपन 70 ही रहे हैं तो अपनी उत्पादकता कम है, ठीक है। सो अपनी कैपेसिटी के अनुसार उत्पादन करना चाहिए, ठीक है। तो भारत की उत्पादकता 38% है। चावल उत्पादन में भारत फर्स्ट है, लेकिन उत्पादकता के अकॉर्डिंग 52 लेवल पर है, ठीक है। दालों की उत्पादकता में 133वीं रैंक है, और भारत की कृषि उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम है। भारत की कृषि उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम है तथा साथ ही वास्तविक और संभावित उत्पादकता में अंतर भी अधिक है, ठीक है। अब देखते हैं अपन, जैसे ये फसलें हैं 3, गेहूँ, चावल और मक्का। इसकी संभाव्य उत्पादकता क्या है और वास्तविक उत्पादकता क्या है, आज अपन इसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। कि अपन अपना लेवल क्या है, अपन कितना उत्पादक कर सकते हैं और वास्तविक में अपन कितना कर रहे हैं। गेहूँ का कितना है, 6000 से 6800 किलो, ठीक है, लेकिन वास्तविक कितना है, 3000 किलो। इसके बाद 4000 से 6000 किलो हेक्टेयर अपना चावल का है, जबकि वास्तविक कितना है, 2200। मक्का कितना है, 6000 से 8000 किलो हेक्टेयर, लेकिन रियल में वो कितना रहा है, 2500 मात्र, ठीक है। सो ये मेन दिक्कतें आती हैं। इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, अपन उसके बारे में बात करते हैं। कृषि अनुसंधान हेतु विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शोध संस्थाओं की स्थापना की गई। उदाहरण पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देश में उन्नत बीज उपलब्ध करवाने हेतु राष्ट्रीय बीज निगम कार्यरत है, ठीक है। सो क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रीय बीज का कार्य देश में उन्नत बीज उपलब्ध करवाना, ठीक है। बीज स्वावलंबन योजना, सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु देश में विभिन्न लघु, मध्यम और वृहद परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जैसे IGNP या नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। देश में विभिन्न स्थानों पर रासायनिक खाद को बनाने के कारखाने स्थापित किए गए, जैसे चंबल फर्टिलाइजर। किसानों को उपज की उचित मूल्य दिलवाने न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान किया गया, ठीक है। सो MSP का यहाँ पे प्रावधान देखा जाता है, जहाँ पे किसानों को एक मिनिमम बेसिक के इतना तो वैल्यू आपको मिलेगा ही, ताकि उनको नुकसान नहीं हो, ठीक है। कृषि क्षेत्र में वित्त की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु RRB, किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी बैंक आदि को बढ़ावा दिया गया।
कृषि क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, और सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण को भी बढ़ावा दिया गया, ठीक है। सो ये आज का टॉपिक था। कल अपन बात करेंगे हरित क्रांति के ऊपर। आज के लिए इतना ही। इसको एक बार वापस पढ़िएगा, चीज़ें थोड़ी टफ होती जाएगी अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, और आई होप आप पीछे वाले सब्जेक्ट्स पीछे वाले जो चैप्टर हैं उनका भी रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।